नमस्कार। डी राजस्थान में मैं मनीष लेकर हाजिर हूँ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। और आज का जो कार्यक्रम है वो बड़ा एक ख़ास इस मायनों में है क्योंकि वो आपके हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी, रक्त पर हम बात करेंगे, रक्तदान पर बात करेंगे, रक्तदाताओं की बात होगी। 14 जून हर वर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हम आसमान छू चुके हैं और अंतरिक्ष में गहरी पैठ कर चुके हैं और पाताल की भी हमें भरपूर जानकारी है, लेकिन इस न्यू एज टेक्नोलॉजी के दौर में भी रक्त ऐसी चीज़ है जो विज्ञान के लिए बनाना संभव नहीं है। वो सिर्फ प्रकृति हमें देती है और आप और हम सिर्फ इंसान के अंदर वो कुदरती रूप से होती है, उसे आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसकी महत्व हम समझ सकते हैं किस तरह से लाखों लोगों को दुनिया भर में जान पर संकट बन जाता है जब उनके ब्लड ग्रुप की आपूर्ति उनको वक्त पर नहीं हो पाती है। तो इन सब बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे डॉक्टर जितेंद्र बगड़िया, जो SMS अस्पताल से हैं, उपनिदेशक है ब्लड बैंक के। उनसे बात करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर कि विश्व रक्तदाता दिवस के मायने क्या हैं, कितने ब्लड डोनर्स हमारे यहाँ देश में हैं, कितनी यूनिट्स ब्लड्स हमें चाहिए होती हैं, क्या शॉर्टेज है और कैसे रक्तदान की जो आपूर्ति है वो देश में दुनिया में बढ़ाई जा सकती ताकि हम मिलकर आपस में एक दूसरे के काम आ सकें और ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाए। और उस बार की थीम भी हम आपको बताएं, 2025 में तो WHO की तरफ से जो थीम रखी गई है वो रखी गई है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी कैन सेव लाइफ, यानी रक्तदान करें, उम्मीद जगाएं और मिलकर हम एक दूसरे का मुश्किल में जीवन बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दर्शक भी निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में खासे उत्साहित होंगे जानने को लेकर कि रक्तदान अक्सर हम सुनते हैं कि ब्लड कैंप्स होते हैं, ब्लड डोनेट किए जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित नकारात्मक खबरें भी आती हैं कि फला जगह पर रक्तदान की कमी के चलते जान चली गई। आप अब बताइए कि देश में रक्तदाताओं की क्या स्थिति है, किस किस तरह के रक्तदाता हमारे यहाँ मौजूद हैं और जो डिमांड और सप्लाई का जो एक तरह से गैप अक्सर चुनौती बनकर रहता है, उन पर हम बात करेंगे। तफसील से आप ज़रा बताइए, इस बार थीम रखी गई है, उसी से शुरुआत करते हैं, क्या इसके मायने हैं? नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने जानना चाहा है कि क्या मायने हैं, क्या रक्तदान की स्थिति है और पूरे देश में ब्लड की कितनी नीड है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है। तो जो अपन आंकड़ों पे एक तरह से नज़र डालें तो भारत देश में एक साल में करीब 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत पूरे देश में पड़ती है, लेकिन इतने रक्त का जो एक तरह से है एकत्र होना, इतना उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और करीब करीब 10 से 12 लाख 15 लाख जो यूनिट्स हैं उनकी शॉर्टेज जो है वो हर साल एक तरह से बनी हुई है। और धीरे धीरे हालांकि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सुधार की भी ज़रूरत है और ये आम जनता से एक जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि अभी जैसा सर ने बताया कि ये कहीं भी फैक्ट्रीज़ में या मशीनों से ब्लड नहीं बन पाता है, ये केवल इंसान से ही आता है। तो इसलिए इसमें इंसानों का, आम जन का, वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, संस्थाओं का और सबके योगदान से अपन ये जो गैप है इसको एक तरह से अपन मिनिमाइज कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों की जान बचा सकते हैं। आपने सर यूनिट्स की बात की, तो यूनिट्स का जो गैप है ब्लड डोनेशन में, उस पर थोड़ा सा एक प्रकाश आप डाल पाएँ कि 150 करोड़ करीब करीब हमारी आबादी है देश की कही जाती है और 65% युवा आबादी है, करीब 35 साल से नीचे है। और एक स्वस्थ युवा जब 18 साल की उम्र अटेन करता है, पाता है, तो 65 साल तक वो रक्तदान कर सकता है। तो इसके बावजूद, इतनी बड़ी हमारी ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के बावजूद हमारे यहाँ ब्लड का शॉर्टेज होना अपने आप में एक चुनौती है। क्या इसके पीछे वजह आपको लगती हैं और कैसे इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है कि देश में रक्त की जो आपूर्ति है वो हर एक सरकारी स्तर हो या किसी भी तरह के अस्पताल पर हो, वो आपूर्ति बरकरार रहे? सर, अभी जैसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो जो अपन जो डोनर करता है तो वो होल ब्लड डोनेट करता है, फिर उसके आगे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे ब्लड के जो मुख्यतः कंपोनेंट हैं वो हैं RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, 3 कंपोनेंट हैं। हालांकि डोनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस जो ये यूनिट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं इनकी एक लाइफ है। लाइफ ऐसे है कि जो PRBC है, मेनली जो RBC की जरूरत पड़ती है, तो उसकी लाइफ 42 डेज है। तो यानी कि वो 42 डेज के अंदर ही उसको एक तरह से कंज्यूम करना है। तो कई बार क्या सीजनल वेरिएशंस भी इसके अंदर रहते हैं कि कुछ सीजन में हालांकि अच्छी उपलब्धता रहती है, कुछ सीजन में इसके अंदर जो है उपलब्धता कम हो जाती है। दूसरे कंपोनेंट की अपन बात करें वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट की लाइफ है 5 दिन।
तो आज किसी ने डोनेट किया है तो 5 दिन में उसका कंजप्शन ज़रूरी है। तो हालांकि मरीज पूरे साल रहते हैं, लेकिन डोनेशन सतत प्रक्रिया है, कभी ऊंचे नीचे होती रहती है। तो वो एक गैप जो है वो इनकी एक एज के हिसाब से, इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है उसके हिसाब से भी क्रिएट होता है, और कुछ शॉर्टेज से तो पहले से ही है। हालांकि बहुत सारे सुधार गवर्नमेंट की तरफ से भी किए गए हैं, आम जनता ने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत से नए नए जो इनिशिएटिव और भी लिए जा रहे हैं, तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी सर, एक थोड़ा सा अगर आप और हम थोड़ा अर्थमेटिक में इसलिए जानना चाह रहे हो, डेटा महत्वपूर्ण इसलिए कि इसी से तस्वीर सामने होती है, क्योंकि पूरा जो मैथमेटिक्स है रक्तदान को लेकर या फिर ब्लड रिसीवर या डोनर के बीच में, वो कहीं ना कहीं डोनर और रिसीविंग में जो गैप है उनके ब्लड ग्रुप्स को लेकर या फिर उपलब्धता को लेकर रहता है। तो पर 1000 पॉपुलेशन में जो जिस तरह से एक मापक माना गया है, भारत में कितने रक्तदाता मौजूद हैं, कितनी यूनिट्स मौजूद हैं और कितना गैप अभी क्रिएटेड है, मतलब कितना गैप भरने की ज़रूरत है पर 1000 या पर 1000 नागरिक पर? सर अभी जैसा अपन ने पहले भी डाटा देश का डिस्कस किया और अभी डिस्कस कर रहे थे कि अराउंड 1000 पे 30 जो हैं वो डोनर्स की नीड रहती है। लेकिन इसके अंदर बात करें तो होता क्या है कि हमारे साथ ट्रॉमा सेंटर में जैसे हमारे पास में डेली कम से कम 10 मरीज ऐसे आते हैं जो अज्ञात हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई लेके आ गया, उसके साथ में कोई नहीं है, तो उसको हम बिना किसी से रक्त दिए हमारी इन्वेंट्री में से हम उसको देते हैं। इसके अलावा जो प्रसूताएं हैं जिनके डिलीवरी होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा सर थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है। SMS हॉस्पिटल में भी करीब 500 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं कि एक आनुवंशिक जन्मजात बीमारी है जो जिनके खुद के अंदर ब्लड को बनाने की क्षमता नहीं होती है, और वो रक्तदाताओं के जो ब्लड है उसी पे निर्भर रहते हैं। तो SMS में भी डेली कम से कम 30-40 बच्चे ऐसे आते हैं, उनको भी हम रक्त उपलब्ध करवाते हैं। तो रक्तदाता हैं वो एक तरह से डोनेट करवा रहे हैं, कई बार वॉलंटरी भी करवाते हैं, रिप्लेसमेंट भी करवाते हैं, मित्रों के लिए भी देने आते हैं। लेकिन जो ऐसी नीड है, कुछ नीड ऐसी है, थैलेसीमिया के बच्चे हों, कुछ प्रसूताएं हों, इमरजेंसी केसेज हों, ट्रोमा हो, या कुछ और योजनाएं हैं जिनके अंदर छोटी बच्चियों को एक तरह से बिना डोनेशन के ही रक्त उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के लिए चैलेंज रहता है कि इन सब को एक तरह से अपने यहाँ से मैनेज करना। तो ये भी एक एक्स्ट्रा गैप है जिसके लिए भी आम जनता को और आगे आना पड़ेगा। और आपने थैलेसीमिया का जिक्र किया, इसी तरह से हीमोफीलिया जैसे हुआ, कैंसर के पेशेंट्स हुए जिन्हें ब्लड की खासी ज़रूरत पड़ जाती है, उनको लेकर भी। और अचानक फिर जब एक्सीडेंट जैसे आपातकालीन स्थितियां जो होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें एकदम से बड़े पैमाने पर भी कई बार अगर हादसे होते हैं तो रक्त की ज़रूरत आन पड़ती है। तो दर्शकों को एक बार थोड़ा अगर समअप करें अभी तक के जो 2-3 सवाल हमारे शुरुआती तौर पर है, जो अभी दर्शक हमारे साथ अभी अगर जुड़े तो उन्हें बता दें कि डॉक्टर साहब से हम जो बात कर रहे हैं वो रक्तदाता दिवस को लेकर के कर रहे हैं, कितना रक्तदान भारत में होता है और पर 1000 यानी 1000 प्रति नागरिकों 1000 नागरिकों पर कितनी रक्त की उपलब्धता हमारे यहाँ है और कितना अभी गैप है, कितना हमें और उपलब्धता की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी बीमारियों में खास तौर पर ज़्यादा रक्तदान आवश्यक हो जाता है। अब सर दूसरे चरण में आते हैं, हम बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन योग्य है, कौन पात्र है ब्लड देने को लेकर। उम्र तो बहुत साफ है, दर्शकों को भी पता है कि 18 साल से लेकर 65 साल तक आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या कोई किसी तरह की बाध्यताएं हैं कि किसी तरह का अगर कोई बीमारी हो, मेडिकेशन हो या फिर कोई और शारीरिक अक्षमता हो, तो कौन कौन नागरिक जो है इस वक्त पे अगर देख रहे हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि रक्तदाता को ये पहले से ही पता लग जाए कि वो रक्त देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि पूरा जो ब्लड का सिस्टम है वो एक तरह से वॉलंटरी एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर ना किसी का रिम्यूनरेशन है, ना किसी का लोप दिया जाता है, ना कुछ और चीज़ें दी जाती हैं। ये आदमी के खुद के डोनर के मोटिवेशन से ही होता है। इसलिए उसको पता रहे अगर वो डोनेट करना चाहता है कि कौन कौन लोग डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे सर ने भी बात की, एज जो एक क्राइटेरिया, मुख्य क्राइटेरिया है, तो एक तरह से जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे हैं उनका एक तरह से ब्लड लेना एक तरह से अपराध है। तो 18 साल से अगर 65 साल की एज अगर रेगुलर डोनेट करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं तो वो कट ऑफ डेट है वो 60 साल है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मरीज को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि मरीज का एक तरह से फ़ायदा हो
और वो फायदा तभी हो जाएगा जब उस ब्लड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। तो अगर डोनर हेल्दी है और अपनी इच्छा से दे रहा है, वॉलंटियर है, तो उससे एक अच्छा ब्लड कलेक्ट होगा और वो एक तरह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो 18 से 60 साल की एक एज हो गई। उसके अलावा 50 किलो का मिनिमम जो है वेट उसका होना चाहिए। इसके अलावा एक टाइम ड्यूरेशन है कि 90 दिन में एक्चुअली में जो वापस से पूरा ब्लड दिया बन जाता है। तो 2 डोनेशन के बीच में अगर मेल है तो 90 दिन का और अगर फीमेल डोनर है तो 120 दिन का है, वो इसके अंदर गैप होना चाहिए। किसी भी तरह की मेडिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की होनी चाहिए, किसी का इंटोक्सिन नशा नहीं किया होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी इस तरह के हैं जिनको अपन पूरे तरह से फिटनेस करके और उसको काउंसिल करके उसकी हिस्ट्री पूछ के, कोई पीलिया की हिस्ट्री नहीं है, खुद तो कोई बीमार नहीं है, इस तरह की हिस्ट्री लेके फिर उनकी कंसेंट लेकर और वो जब वॉलंटरीली ब्लड देना चाहें तब उन्हीं लोगों से ब्लड लिया जाता है और यही ब्लड सबसे बेस्ट ब्लड होता है। जी, तो जो स्वास्थ्य के कारक हैं ब्लड डोनेशन को लेकर वो डॉक्टर साहब ने बताए। डॉक्टर साहब, हमसे दर्शक भी जुड़ना चाहेंगे, उनको भी एक बार ज़रा फ़ोन लाइन्स हमारी खुली रहती हैं हर कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर में आप हमारे साथ सीधे जुड़ के सवाल कर सकते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। आप डोनर बनना चाहते हैं, आपको और किसी तरह का ब्लड चाहिए तो उसको लेकर भी अगर कोई ज़रूरत हो तो डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर हमारा आप नोट कर सकते हैं 0141 2704098 और 2704999। आगे बढ़ेंगे और अब अगले पड़ाव में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि क्या किसी तरह का अक्सर लोगों में देखा जाता है कि भाई जोखिम भी है क्या किसी तरह की, क्योंकि सिरिंज इंसर्ट होती है, ब्लड डोनेशन दिया जाता है, सेफ्टी को लेकर के किस जगह पे ब्लड दे रहे हैं, कई बार कैंप लगते हैं, कई बार एम्बुलेंसेज में भी दिया जाता है, कई बार ओपन टेंटेज में भी कैंप लगते हैं, तो सुरक्षित कितना है? कोई अगर आम नागरिक जानना चाहे कि भाई मैं ब्लड देना चाहता हूँ लेकिन मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, क्या सिरिंज सुरक्षित है, जो ब्लड लिया जा रहा है जहाँ प्रोक्योर किया जा रहा है वो सुरक्षित रहेगा, और मैं ब्लड दे रहा हूँ तो वो ब्लड काम भी आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चिंताएं भी ब्लड डोनेशन को लेकर के अक्सर लोगों में रहती हैं। इन भ्रांतियों को लेकर या फिर एक तरह का कहें कि चिंताओं को लेकर क्या जवाब है आपका? बिल्कुल, कई बार ऐसी चिंताएं आती हैं, हमारे पास भी जो डोनर्स आते हैं उनके भी कुछ शंकाएं रहती हैं। बहुत पहले ऐसी शंकाएं ज़्यादा हुआ करती थी, लोग इन तरह से घबराते थे ब्लड देने में और उनको लगता था कि उनको कोई नुकसान नहीं हो जाए, उनका बॉडी के ऑर्गन एक तरह से ब्लड वहाँ से निकल रहा है तो उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसी पहले शंकाएं और मिथ्स काफ़ी हुई करती थी, लेकिन धीरे धीरे एक तरह से सोशल अवेयरनेस कहें या जो एक तरह से एजुकेशन बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, कैंपेन्स बढ़ी हैं, उससे ऐसी जागरूकताएँ जनता में, आम जन में आई हैं कि भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। दूसरी अपन बात करें सेफ्टी की, सेफ्टी ऐसा है कि एक तरह से ब्लड डोनेशन है वो पूरा तरह से कैंप एक सिस्टम है जिसके अंदर अधिकृत डॉक्टर हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सिंग स्टाफ है और पूरी तरह से जो ट्रेंड टीम है वो एक तरह से काम करती है। उसके अलावा वहाँ पर पूरा जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर क्या उसके अंदर रखना है, वो डोनेशन की जो व्यवस्थाएं हो वो कैसी होंगी, और उसके अंदर जो हम जो ब्लड बैग्स काम में लेते हैं, सिरिंज काम में लेते हैं, उनकी क्लीनिंग काम में लेते हैं, एक तरह से वो सिरिंज भी वन टाइम काम में आती है, पूरी सेफ्टी रखी जाती है, सिक्योरिटी रखी जाती है। उसके अलावा सबसे पहले उनसे पूरी काउंसलिंग की जाती है, उनको सभी इसके फ़ायदे नुकसान जो क्या क्या हो सकता है, हल्का दर्द जो होता है उसके बारे में, होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस में, और ब्लड देने के बाद में उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितना पानी पीना है। साथ भी हम हर ब्लड डोनर को एक तरह से फ्री उसको रिफ्रेशमेंट भी हम उपलब्ध कराते हैं, ये भी हमारे नॉर्म्स में है, और इसलिए एक तरह से सबसे सेफ है, सिक्योर है, हम रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराते हैं, सभी शंकाएं दूर करते हैं, हमारा स्टाफ ट्रेंड है और वो वहीं पर अवेलेबल रहता है, और उसको फिर हम अगले आधे घंटे तक मॉनिटर भी करते हैं, उसके बाद में ही हम उसको जाने देते हैं, और फिर भी कोई शंका होती है तो हम एक तरह से डॉक्टर है वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो क्या सावधानियां रखी जाती है सर ब्लड डोनेशन से पहले? अगर मान लीजिए कोई डोनर आपके पास में आ रहा है तो क्या उसके जनरल चेकअप्स होते हैं, और ब्लड डोनेशन के आफ्टर क्या क्या चेकअप्स उनके ज़रूरी होते हैं? अगर अपन साइंटिफिक देखें चीज़ें, अभी अपने एज और वेट्स वगैरह की वो सब अपने बात कर ली, इसके अलावा हम उनका बीपी चेक करते हैं, वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। उसके अलावा हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो उनके अंदर खुद के अंदर कितना ब्लड है उसको दिखाता है, तो उसकी एक कट ऑफ जो रखी गई है वो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, वो एक कट ऑफ है, हम वहीं पर चेक करते हैं हर डोनर का, और उस कट ऑफ को पार करता है उसी को हम फिट मानते हैं। उसके अलावा उसका पूरा फिजिकल अपीयरेंस और उससे वाइटल्स वगैरह लिए जाते हैं, और उससे पूरी हिस्ट्री भी ली जाती है, और जब एकदम फिट कैटेगरी के अंदर आ जाता है तभी हम
हालांकि उसके अंदर हम ये भी उससे पूरी चीज़ें पूछते हैं कि किसी तरह का टॉक्सिक नशा तो नहीं लिया है, मेडिसिन तो नहीं ली है, भूखे पेट भी वो नहीं होना चाहिए, उसको कम से कम नाश्ता या हल्का नाश्ता या खाना खा के आना चाहिए। और उसके बाद में हम डोनेशन की पूरी प्रक्रिया संपादित करवाते हैं, फिर उसको फिर से रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराते हैं और उसको हम वहाँ पर रेस्ट भी करवाते हैं आधे घंटे तक। फिर उसको ये सलाह भी देते हैं कि गाड़ी अगले 1 घंटे तक नहीं चलाए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है वो उपयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अच्छा खाना खाए, और अगले 90 दिन बाद में वो फिर से डोनेशन के लिए आ सकता है। तो बिल्कुल, यानी कि जो स्वस्थ पैरामीटर्स देखे जाते हैं स्वास्थ्य के, उसको लेकर के आप बड़े जागरूकता से ब्लड डोनेशन किया जाता है, इसमें कोई चिंता और घबराने की बात नहीं होती। एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ चुके हैं, उनका कॉल लेना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए और आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से सवाल। अलवर से प्रकाश मित्तल बोल रहा हूँ जी। हेलो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर ब्लड डोनेट करता हूँ तो क्या उसी जिले में वापस लिया जा सकता है के लिए, या दूसरे जिले में भी लिया सकता है, या दूसरे राज्य में भी लिया जा सकता है, और कितने दिनों तक? जी, आप स्थान को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे जिले और राज्य में भी लिया जा सकता है क्या? मतलब मैं किसी राज्य में ही लिया जा सकता है, या जिले के जिले में, या पूरे देश में कहीं भी? मसलन आप अगर और स्पष्टता से समझा चुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ अगर आप ब्लड देना चाहते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी होगी सवाल में। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, अलवर जिले से बोल रहा हूँ। जी, ठीक है, बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा कहना है कि ब्लड डोनेट करने में आदमी अधिक पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये कहना है कि अलवर जिले में देकर के क्या दूसरे जिले में लिया जा सकता है, या दूसरे राज्य में लिया जा सकता है, या पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी। और कितने समय तक लिया जा सकता है? ठीक है, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं बात करूं, एक तो ब्लड की लोकेशन की बात करूं, और दूसरा कि आप पूछ रहे हैं कि कहां कहां और दिया जा सकता है, तो 2 स्थान हैं जहां पर आप ब्लड दे सकते हो। एक तो जितने भी जिला अस्पताल हैं, राजकीय अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर आप कभी भी आकर रक्तदान कर सकते हैं। आप खुद के ज़िले में कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कर सकते हैं, पूरे देश में आप कहीं पर भी रक्तदान जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास कैंप्स भी लगते हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो टीम्स को इनवाइट करते हैं, और आसपास में कहीं कैंप लगता है, उस कैंप में भी आप जाकर दान कर सकते हैं। और अगर मेल है तो उसको 90 दिन बाद में वो फिर से ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कुल मिला के आप पूरे देश में कहीं पर भी रक्तदान कर सकते हैं। और इस मायने में भी डॉक्टर साहब इनका सवाल बड़ा अहम है, जब शॉर्टेज है ब्लड की, तो ऐसे नागरिक अगर पूछें कि हम कहीं और भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या, तो वाकई बड़ी खूबसूरत तस्वीर होगी ब्लड डोनर्स को लेकर के और उपलब्धता को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, और भी आगे कॉलर्स से जुड़ते रहेंगे डॉक्टर साहब। अब आगे मेरा सवाल होगा सामाजिक स्तर पर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो बीमारियां आपने बताई शुरुआत में प्रोग्राम में भी, कि जिस तरह से हीमोफीलिया या फिर थैलेसीमिया या फिर और दूसरे की बीमारियां, उनमें ज़्यादा रक्त की ज़रूरत पड़ती है, उनको मरीजों को आपको प्राथमिकता से देखना पड़ता है। लेकिन जब कभी कभी अचानक इस तरह के जब हादसे होते हैं, आपात स्थितियाँ होती हैं, और जब अचानक किसी ब्लड ग्रुप की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस वक्त पे क्या, किस तरह से उपचार इसका किया जाता है एकदम तत्काल राहत के लिए? कौन सा ब्लड ग्रुप उस वक्त पे, क्या आप मरीजों का, हर एक मरीज का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, या फिर फौरी तौर पर किसी तरह का एक ब्लड ग्रुप उनको दिया जा सकता है ताकि उनकी स्थिति स्टेबल हो सके? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मास कैजुअलिटीज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, होती रहती हैं। तो इसके अंदर जितने भी बड़े सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें एक तरह से बफर के रूप में हम ब्लड को रखते हैं। तो अगर इनकेस की सीजनल ज़्यादा आए या कभी कोई बहुत ज़्यादा आ गए, तो वैसी कंडीशन में तो जो बफर स्टॉक है उससे एक तरह से अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी बड़ी है, तो उस दिशा में हम क्या करते हैं कि जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या आप जैसे मीडिया के थ्रू, या हमारे पास में कुछ डोनर पहले से एंट्रीज हमारे पास में रहती हैं, कुछ हम ग्रुप से जुड़े रहते हैं और कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, जिनसे हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है रक्तदाता है वो हमारे पास में पहुँचें। जो मोस्टली हम क्या करते हैं, प्रयास ये रहता है कि जो मरीज का ब्लड ग्रुप है वो ही ब्लड ग्रुप का उसको है ब्लड दिया जाए, अगर आपके पास उपलब्ध है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपात स्थिति या ऐसे हो जाए कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है और आपके पास में इतना टाइम नहीं है, तो आप एक तरह उस कंडीशन में आप ओ नेगेटिव जो ब्लड है
वो प्रेफरेबली आप किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपने दर्शकों को दी है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति में अगर जब मान लीजिए किसी तरह की जलने की घटना हो या बड़ा हादसा हो तो उस वक्त पे ओ ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपने कहा कि वो ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। सर एक सवाल और इसी से जुड़ा बनता है, मान लीजिए किसी हादसे में एक्स आदमी की दुर्घटना में अगर घायल हुआ है और वो पहले से डोनर रहा है, मान लीजिए उसका AB ग्रुप है या उसका O ग्रुप रहा है या B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहा है, तो क्या उस तरह से सिस्टम है हमारे यहाँ सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर कि उसको उसका डोनेट किया हुआ ब्लड वापस मिल सकता है? क्या मतलब जितनी मान लीजिए किसी ने 5 यूनिट पहले ब्लड डोनेट किया हुआ है तो उसका उसी ब्लड ग्रुप को वापस मिल सकता है उसकी एवज में? इस तरह की व्यवस्थाएं भी होती हैं? हाँ बिल्कुल सर, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जो भी जैसे हमारे पास में ब्लड डोनेट करने के लिए जो भी डोनर्स आते हैं तो हम उनको एक वॉलेंट्री एक तरह से सर्टिफिकेट, उन डोनेशन का सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करवाते हैं और उस सर्टिफिकेट को वो लाकर हमारे पास से पुनः है उसके एवज में अपना जो है वो दिया हुआ ब्लड है वो ले सकता है। इसके अलावा जनरली होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती, हमारे पास उचित मात्रा में ब्लड जनरली रहता है तो हम उनको एक तरह से इमरजेंसी के अंदर उपलब्ध करवा देते हैं और हम प्रयास ये करते हैं कि हमारे पास में हर ग्रुप का ब्लड रहे। जो रेयर ग्रुप हैं उनका भी हम ब्लड रखते हैं। इन केस अगर हमको कुछ इमरजेंसी हो जाए तो हमारे पास में ऐसा डाटाबेस या रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि किस डोनर का क्या ब्लड ग्रुप है, उसकी लोकेशन क्या है। तो हम कई बार बहुत आपात स्थिति है तो उनको कॉल करके भी बुला के उनसे रिक्वेस्ट करके भी हम वो अमुक जो ब्लड ग्रुप है वो उनसे लेते हैं। जैसे अभी एक कॉलर भी हमारे साथ थे, उनका भी इसी तरह के संदर्भ में सवाल था कि मान लीजिए उन्होंने जिस तरह से अलवर का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ वो ब्लड डोनेट करते आए हैं लेकिन उनको जयपुर में उनके परिवार को या उनको ज़रूरत पड़ती तो क्या ये उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाती है फ़ौरन? हाँ बिल्कुल सर, कहीं पूरे सिस्टम एक ही है और अभी जो है एक IHMS सॉफ्टवेयर है, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरे राजस्थान में, तो वो एक तरह से उसके थ्रू पूरा सिस्टम मैनेज होता है। तो वो सेंट्रलाइज्ड है और राजस्थान के सभी हॉस्पिटल्स में उसी के थ्रू पूरा डाटाबेस सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर होता है, तो सबका रिकॉर्ड रहता है वहाँ पर। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड एक तरह से दुरुस्त रहता है आपका कहना है। और ब्लड डोनेशन को लेकर अगर आप किसी ज़िले में दे रहे हैं, किसी जगह पर दे रहे हैं और दूसरे ज़िले या राज्य में आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो जानकारियाँ आपस में सेंट्रलाइज सिस्टम जो डॉक्टर साहब ने कहा उससे मिल जाती है। तो एक बड़ी जानकारी ये भी दर्शकों के लिहाज से है। सर एक चीज़ जो ब्लड डोनेशन को लेकर के मैं जानना चाहूँगा, जागरूकता कैंपेन ज़रूर चलते हैं, लोग एक तरह से कहें कि अपने स्तर पर भी ब्लड कैंप्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन क्या किसी तरह की मान लीजिए कोई नागरिक समूह ब्लड कैंप आयोजित करता है, ब्लड डोनर्स को इकट्ठा करना चाहता है तो क्या क्या ध्यान और क्या क्या परमिशंस लेने की ज़रूरत होती है? इन पर भी क्या कोई रेगुलेशंस हैं? हाँ बिल्कुल सर, इस पे गवर्नमेंट का पूरा रेगुलेशन है कि अगर आपको आपकी संस्था को कोई ब्लड डोनेशन कैंप अपने आसपास में करवाना है तो आपको अपने नज़दीकी ब्लड सेंटर, किसी भी मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल के अंदर जो भी ब्लड बैंक विभाग है, ISTM विभाग, उसके विभागाध्यक्ष को आपको 7 दिन पहले एक एप्लीकेशन उनको देनी है और आपको बताना है कि हम ये लोकेशन यहाँ पर रखना चाहते हैं और हमारे पास में एक्सपेक्टेड डोनेशन इतने होंगे। जो एक्सपेक्टेड डोनेशन के बेस पे फिर टीम्स का हम रखेंगे कि कितना स्टाफ वहाँ पर रखना है। अगर डोनेशंस मान लीजिए 50-60 एक्सपेक्टेड डोनेशन है तो हम एक छोटी टीम वहाँ पर रखते हैं। अगर 200, 250, 300 अगर बड़ा नंबर है तो उसके लिए हम स्टाफ मैन पावर भी रखते हैं और फिर वहाँ पर बेड्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था और वो जो पूरे जो इंतजाम हैं वो भी उसके हिसाब से किए जाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट के जो अपना ब्लड बैंकिंग सिस्टम है ये एक तरह से 2-3 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा चैनलाइज्ड है। तो ब्लड एक तरह से ड्रग है तो ड्रग डिपार्टमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो परमिशन ड्रग डिपार्टमेंट जारी करता है। तो अगर 7 दिन पहले एप्लीकेशन दें तो 7 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और हमारी जो टीम है वो वहाँ पर नियत दिवस पर पहुँच जाती है और वहाँ से डोनेशन कलेक्ट करके और वो उचित समय पर वापस से यहाँ आके उसके कंपोनेंट्स रेडी करके फिर वो रेडी टू सप्लाई हो जाता है। और क्या सर हैंडलिंग प्रोसेस रहता है पूरा? मान लीजिए किसी एक्स जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, वहाँ से लेकर और अस्पताल के ब्लड बैंक आने तक क्या प्रक्रिया रहती है? सर इसके लिए हमारे पास में अलग से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं। असल में दानदाताओं ने अपने इतना मोटिवेशन से और इतना ये इम्पोर्टेंट एक तरह से कंपोनेंट है तो इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो और ये एकदम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के रूप में ही जो रेसिपिएंट है उस तक जाए। तो इसके लिए जो हमारी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनका टेम्परेचर एकदम 22 डिग्री के आसपास हम मेंटेन करते हैं और उसके अंतर ही कंट्रोल टेम्परेचर में उसको लाते हैं हम। और उसके बाद हमारी जो लेबोरेटरीज हैं उनके टेम्परेचर भी इसी तरह से फिक्स हैं और हमारी जो मशीन्स हैं और हमारा जो स्टाफ्स है वो भी उन्हीं टेम्परेचर पे ही काम करता है और
उसी टेम्परेचर पे हम पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कंपोनेंट का लॉस, किसी भी तरह की उसकी जो सेफ्टी है उसमें कमी ना आए, जिसकी गुणवत्ता है वो बरकरार है। जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि ब्लड लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड किस क्वालिटी का है ये भी बड़ा अहम होता है जब ब्लड एकत्र किया जाता है और ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। सर कुछ तरह की कई बार कुछ एक तरह से घटनाएं भी सामने आती है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया और उसके चलते कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ये किस तरह की सावधानी और या लापरवाहियों के चलते होता है, इसको लेकर के कैसे सतर्कता बरती जानी चाहिए? सर ब्लड गलत ट्रांसफ्यूजन या इसको अपन देखें, ये एक तरह से बहुत ही वाइड टर्म है। असल में क्या होता है कि एक जो भी पेशेंट एडमिट है वो एक वार्ड में एडमिट है और वहाँ वार्ड में उसको डॉक्टर या नर्सेज देखते हैं वहाँ पर, और फिर उसका जो ब्लड का सैंपल है वो एक तरह से कलेक्ट किया जाता है। फिर उसका एक डिमांड का फॉर्म होता है कि इसको कितनी यूनिट्स चाहिए, क्या चाहिए, और वो फॉर्म और सैंपल उनमें ड्यूली नोटेड रहता है, उसका नाम, उसका नंबर, पूरी डिटेल्स नोटेड रहती हैं। और ये फॉर्म और सैंपल फिर ब्लड बैंक में आते हैं, यहाँ फिर उनके ब्लड ग्रुप चेक होता है, उसके बाद में क्रॉस मैचिंग होती है, उसके बाद दोबारा ग्रुप चेक होता है, और उसके बाद के अंदर वहाँ से फिर क्रॉस मैचिंग के बाद में ये सप्लाई रिलीज होता है। तो हालांकि इसमें बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि ऐसी कोई गलती हो, लेकिन कभी मिलियंस में कभी एक बार हो सकता है कि कहीं जहाँ सैंपल कलेक्शन हुआ वहाँ पर एक साथ में 10, 20, 50 सैंपल, वार्ड में बहुत सारे मरीज हैं, उनमें किसी ने अगर 20-30 सैंपल एक साथ कलेक्ट किए हैं तो कहीं नाम में मिसमैच या इधर से इधर इस पे लिखा गया है, तो वो एक सिनेरियो होता है। लेकिन हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ एक सतर्कता बरती जा सकती है कि जब नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर सैंपल ले रहा होता है तो उस मरीज के सैंपल को ब्लड यहाँ बेड के ऊपर ड्रॉ करे और वहीं पर उसका नाम और उसकी HID वहीं पर ही मेंशन करे। एक साथ में कुछ ज़्यादा सैंपल लेके और अपनी सीट पे जाके और वहाँ इनका नाम लिखने से बचना चाहिए। जी, आखिरी पड़ाव पर है सर, अब थोड़ा सा हमने देश और दुनिया की बात की ब्लड डोनेशन और ब्लड रिसीविंग के सिनेरियो को लेकर के, राजस्थान स्पेसिफिक भी थोड़ा प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति है डोनर्स की, और क्या हमारे पास कितना ब्लड यूनिट एट अ टाइम हमारे पास अवेलेबल रहता है, अगर SMS अस्पताल की बात करें या फिर विभिन्न ज़िला स्तर पर भी अस्पतालों की बात करें, और कितना गैप इसमें है अभी, इस कमियों को दूर करने को लेकर के क्या किया जा सकता है? सर करीब अगर SMS हॉस्पिटल की बात करें, अगर पिछले एक साल में अगर हम हमारा जो है डोनेशन देखें तो करीब 60,000 यूनिट्स एक साल में हमारे पास आई हैं और इतना ही लगभग कंजप्शन रहता है। लेकिन 10% का गैप जो नेशनल लेवल पे था, अभी अपन ने बात की थी, वो ही यहाँ पर भी रहता है। और हालांकि पूरा चैनलाइज सिस्टम है, SMS के अंदर भी जो सेंटर्स हैं, जैसे SMS का जनाना हॉस्पिटल है, महिला है, जकेलोन है, स्टेट कैंसर है, ट्रोमा है, इनके अंदर भी सेपरेट ब्लड बैंक्स जो हैं वो संचालित हैं। अगर किसी एक में जरूरत पड़ती है तो दूसरी से हम शेयर करते हैं। अगर किसी में हो सकता है, कई बार हम जयपुरिया से भी लेते हैं, या बाहर की कभी कहीं ज़्यादा जरूरत, जैसे मान लीजिए सीकर में पड़ गई तो हो सकता है SMS से भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये एक तरह से पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। ऐसे भी हम नीड के बेस पे चैनलाइज करते हैं और हम बहुत सारी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बार बार, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे वॉलंटियरी संस्थाएं हों, चाहे कोई पॉलिटिकल संस्थाएं हों, या और भी तरह तरह की संस्थाएं हैं, और वो हमारे यहाँ कैंप्स के लिए रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। हमारी टीम्स वहाँ जाती हैं, वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि किसी भी मरीज को SMS हॉस्पिटल में या राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में रक्त की कमी ना पड़े। सर अगर डोनर इंक्रीज़ की बात करें, अब रक्तदाता दिवस है, मनाया जाएगा देश भर में, डोनर्स का नंबर अगर आप कुछ बताएं कि प्रतिशत में पिछले कुछ अगर 5 साल का आंकड़ा हो कि कितना बढ़ा है और कितना बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? जो कि हमने कहा कि 65% आबादी हमारे 35 साल से नीचे एक युवा आबादी का देश है, उपलब्धता की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक तरह से कहें कि कुछ इस पूरे प्रोसेस में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं और खुद ही प्रोत्साहित कैसे हों लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, और कि भाई क्योंकि जिस तरह की इस बार थीम भी रखी गई है कि गिव ब्लड गिव होप, कैसे आपस में बचाएं दूसरे को? सर ऐसा बिल्कुल बहुत सुधार पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और अभी भी अपने को कम से कम भी 10 से 15% और इसमें ग्रोथ की ज़रूरत है जी। और हालांकि सामाजिक संस्थाओं ने एक तरह से मोटिवेशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर जो रक्तदाता हैं वो अपने किसी भी जन्मदिन पे या किसी खास दिन पे या अगर आके रक्तदान करें या समूह के रूप में रक्तदान करें, कभी किसी का एक का बर्थडे है तो अगर 10-20 क्लोज फ्रेंड्स ने आके उस पर कर दिया, किसी और किसी हंसी खुशी का कोई त्यौहार है तो वहाँ पर डोनेट कर दिया, और अगर किसी की मेमोरी में काफ़ी आजकल ब्लड कैंप्स भी लग रहे हैं, किसी की याद में भी कैंप्स लगते हैं, और कुछ शहीदों की याद में या किसी खास दिन पे या ब्लड डोनेशन डे पे या शहीद दिवस पे या किसी और तरह तरह के जो भी दिवस हैं उन पे भी लोग मोटिवेशन काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और हमको बुलाते भी हैं, हमारी
हमारी टीमें भी वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे हमारे पास आते रहते हैं जो कि खुद से चलकर और हॉस्पिटल में आते हैं और रक्तदान करके जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि क्या ब्लड डोनेशन का सिनेरियो है, रक्तदाताओं का सिनेरियो है, कहाँ कमियां हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे सवालों के डॉक्टर जितेंद्र बगड़िया ने इस प्रोग्राम में जवाब देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप डीडी राजस्थान के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में शरीक हुए और तफसील से लोगों को, दर्शकों को आपने बताया कि किसी तरह की भ्रांतियां नहीं है, ब्लड डोनेशन में किसी तरह की चिंताओं की दिक्कत नहीं है। ब्लड की उपलब्धता हो, ब्लड की सुनिश्चितता हो और गिव ब्लड गिव होप, जो इस बार की थीम भी है कि ब्लड रक्तदान करें और एक दूसरे को सहायता करें ताकि काफ़ी जान जाने से बचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों और कार्यक्रमों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। डीडी राजस्थान देखते रहिए। नमस्कार।